ओ मेहरमा मेरे रहनुमा, ओ तू ही है दुआ। अब कुछ भी याद नहीं, तुझे पाके लगे मुकम्मल है खुदा और रहनुमा मेरे रहनुमा। ओ तेरे नाम सा अब कोई भी लफ्ज़ नहीं, पढ़कर देखे सौ किताबें सौ दफा। दिलदारा दे रखी बड़का जग सारा, दिलदारा तेरे नजरों कदम पे सब वारा। दिलदारा तब जीते जब तुझसे हारा। दिलदारा darling, darling, say stand me, stand by me, stand now as you stand by me. Thank you. झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर। तू अपने दिल की जवा धड़कनों को गिन के बता, मेरी तरह तेरा दिल बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। तू धार है नदियों की, मैं तेरा किनारा हूँ। तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। आँखों में समंदर है, आशाओं का पानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। So, just to start with, I just wanna say कि पता नहीं क्यों लोग मेरे नज़्म के अल्फाजों को मेरी तन्हाइयाँ समझ लेते हैं। मैं तो शौक़ के लिए लिखता हूँ, लोग उसे मेरी ज़िंदगी की दास्तां समझ लेते हैं। So, that in mind, I just want to talk about the school romance that everyone has, I think, witnessed or experienced in their school times. So, which goes like कि
कुछ फ़र्क नहीं पड़ा मेरे यारों को, कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ा मेरे यारों को, जब इश्क की अदालत में मैंने अपनी मोहब्बत की दलील दी, कि जब इश्क की अदालत में मैंने अपने मोहब्बत की दलील दी। स्कूल की मेज़ों पे फरमान तो तब लिखे गए जब तुमने पलट के आवाज़ दी। And thus the story begins, and as soon as the story begins you realize that those three magical words are not enough to express your feelings for that someone special, and you understand कि इश्क नहीं बयां होता तीन लफ्ज़ों में, कि इश्क नहीं बयां होता तीन लफ्ज़ों में। मैं तो थक गया बयां करते करते नज़्मों में, अब कुछ इस कदर छुपा रहा हूँ अपने जज्बात, चाहे तो गिनती कर लो मेरी भी खुद गर्जों में। Thank you. Okay, so everyone have their own struggles and hard work, but it's just the will to succeed that differentiate between ordinary and extraordinary. So these poems are just for those extraordinary people कि डर मत पगले जिंदगी और भी हंसी होने वाली है, कि डर मत पगले जिंदगी और भी हंसी होने वाली है, मुट्ठी भर रेत के पीछे क्या भाग दौड़ रहा है, जब कामयाबी की पूरी जमी तेरे होने वाली है। And when someone, and tell this to everyone who wants you to be in your limits, that कि गहरे शून्य से एक तक का सफ़र तय करना है, गहरे शून्य से एक तक का सफ़र तय करना है, तुम नदियों में खुश रहो, मुझे तो समंदर मयस्सर करना है। थँक यू। दोन शायऱ्या आहेत त्या तुमच्यासमोर मांडतो। पहिली शायरी मैत्रीवर आधारित आहे। थोडे मेरे गम बांट लेना, थोड़े तेरे गम हम भी बांट लेंगे, थोड़े मेरे गम बांटना, थोड़े तेरे गम हम भी बांट लेंगे, ये दोस्ती है यार मेरे, कोई एक तरफा मोहब्बत नहीं, दोनों साथ मिलकर निभाएंगे। आणि दुसरी एक अशी आहे की मैं मर जाऊँ अगर तो मेरे जनाजे पर ज़रूर आना, मैं मर जाऊँ अगर तो मेरे जनाजे पर ज़रूर आना, दुनिया को भी तो पता चले ये बदनाम आशिक आखिर था किसका दीवाना। तर या मूळ कवितेचे मूळ लेखक कोण आहेत हे मलाही ठाऊक नाही, पण ह्या कवितेत मराठीत कविता लिहिणाऱ्या खूपशा जणांनी या कवितेमध्ये त्यांच्या काही चारोळ्या ॲड केल्यात, त्याप्रमाणे मीही काही चारोळ्या लिहिल्या आहेत त्या तुमच्यासमोर मांडतो। ती आणि मी आम्ही दोघेही कसे दोन टोकाचे दोन व्यक्ती आहोत हे या कवितेमध्ये मांडलेलं आहे। कवितेचं शीर्षक आहे प्रिये। मी मराठीचा एक प्रेमी प्रिये, तू इंग्लिशची लव्हर ग, मी मराठीचा एक प्रेमी प्रिये, तू इंग्लिशची लव्हर ग, मी मळकट फाटकं पुस्तक प्रिये, तू टेक्स्टबुक विथ कवर ग, तू जलद T20चा थरार प्रिये, मी संत सावट टेस्टचं सत्र ग, तू जलद T20चा थरार प्रिये, मी संत सावट टेस्टचं सत्र ग, तू क्षणार्धात पोहोचणारा ईमेल प्रिये, मी अडकून पडलेलो पत्र ग, तू नॉनव्हेजचा बेत प्रिये, मी श्रावणाचा सोमवार ग, तू नॉनव्हेजचा बेत प्रिये, मी श्रावणाचा सोमवार ग, तू बहुमताचा आकडा प्रिये, मी अपक्ष उमेदवार ग, तू MBBSची सिन्सिअर स्टुडंट प्रिये, मी नालायक मेकॅनिकल इंजिनियर ग, तू MBBSची सिन्सिअर स्टुडंट प्रिये, मी नालायक मेकॅनिकल इंजिनियर ग, तू वेगात निघालेली फरारी प्रिये, माझ्या गाडीचे अडकलेत गियर ग, तू अच्छे दिनचं स्वप्न प्रिये, मी लॉकडाऊनची सत्यता ग, तू अच्छे दिनचं स्वप्न प्रिये, मी लॉकडाऊनची सत्यता ग, तू फडणवीसांचा आगाऊपणा प्रिये, मी उद्धवाची सभ्यता ग। एक हिंदी कविता आहे ती तुमच्यासमोर सादर करतो। कवितेचं शीर्षक आहे कौन करे। मोहब्बत तो है लेकिन इजहार कौन करे, मोहब्बत तो है लेकिन इजहार कौन करे, खुद को इतना बेसब्र बेकरार कौन करे, सोच रहे थे कि अपनी मोहब्बत निगाहों से बयां कर दे, सोच रहे थे अपनी मोहब्बत निगाहों से बयां कर दे, ये फिजूल में प्यार का पैगाम लिखकर लफ्ज़ कौन ज़ाया करे, फिर सोचा छोड़ो क्यों ना अपने ही एक तरफा मोहब्बत का ऐलान करे, फिर सोचा छोड़ो अपने ही एक तरफा मोहब्बत का ऐलान करे, उनके कबूले का इंतज़ार कौन करे। बेटी तू सिर्फ फूल नहीं बल्कि पूरा उपवन है, बेटी तू सिर्फ फूल नहीं बल्कि पूरा उपवन है, तेरी हंसी और खुशी से ही तो होता घर का वृंदावन है, बेटी तू सिर्फ पेड़ नहीं बल्कि उसकी छाया है, बेटी तू सिर्फ पेड़ नहीं बल्कि उसकी छाया है, जिंदगी की कड़ी धूप में तेरा सहारा केवल नसीब वालों ने ही पाया है, बेटी तू सिर्फ तारा नहीं बल्कि वो चांद है, बेटी तू सिर्फ तारा नहीं बल्कि वो चांद है, अंधेरे में भी साथ देने वाली तू ही पूरे घर की शान है, बेटी तू सिर्फ नदी नहीं बल्कि विशाल समंदर है, बेटी तू सिर्फ नदी नहीं बल्कि विशाल समंदर है, आंधी तूफानों से लड़ने की शक्ति बस तेरे ही अंदर है, बेटी
तू सिर्फ दिया नहीं बल्कि उसकी रोशनी है। बेटी, तू सिर्फ दिया नहीं बल्कि उसकी रोशनी है। तेरे अस्तित्व से होती संकटों से भी लड़ने में आसानी है। बेटी, तू सिर्फ हीरा नहीं बल्कि वो कोहिनूर है। बेटी, तू सिर्फ हीरा नहीं बल्कि वो कोहिनूर है। तेरे चेहरे की चमक देखकर होती सारी परेशानियां दूर है। बेटी, तू सिर्फ मोरनी नहीं बल्कि एक शेरनी है। बेटी, तू सिर्फ मोरनी नहीं बल्कि एक शेरनी है। सुंदर होने के साथ ही बहादुर होना आज तेरे लिए बहुत जरूरी है। बेटी, तू सिर्फ शब्द नहीं बल्कि मधुर गीत है। बेटी, तू सिर्फ शब्द नहीं बल्कि मधुर गीत है। तेरी मधुरता से ससुराल भी खिल उठे, इसलिए दुनिया में विदाई की रीत है। बेटी, तू सिर्फ गोपी नहीं बल्कि वो राधा है। बेटी, तू सिर्फ गोपी नहीं बल्कि वो राधा है। तेरे बिना सिर्फ कृष्ण ही नहीं बल्कि पूरा संसार आधा है। बेटी, तेरी महानता के साथ नहीं हो सकती कभी किसी की तुलना है। बेटी, तेरी महानता के साथ नहीं हो सकती कभी किसी की तुलना है। तेरे बगैर ये सृष्टि ही नहीं बल्कि पूरा ब्रह्मांड सूना है, पूरा ब्रह्मांड सूना है। का कोणास ठाऊक कसे कसे होते. आजकाल मन माझे दिवसा स्वप्नात जाते. कधी कधी उगाचच तुझी आठवण येते. मन माझे हळूवार गीत तुझे गाते. तुझ्या नावाची मनाला लागली आता गोडी. रोज तुला पाहण्याची धडपड माझी वेडी. तुझ्या विना राहू कशी प्रश्न अनेक पडतात. तुझ्या विना राहू कशी प्रश्न अनेक पडतात. शब्द माझे नेमके येऊन तुझ्यापाशीच अडतात. कितीही लपवलं तरी कळलं साऱ्या जगाला. कितीही लपवलं तरी कळलं साऱ्या जगाला. आता जाणवायचं राहिले ते फक्त तुझ्या मनाला. खूप गोष्टी आहेत मनात सांगाव्यात किती. खूप गोष्टी आहेत मनात सांगाव्यात किती. पण तुला येऊन बोलायची वाटते मला भीती. बोलल्याविना कसं तुला कळत नाही काहीच. बोलल्याविना कसं तुला कळत नाही काहीच. का बरं तू माझे डोळे वाचू शकत नाहीस. सांगूनच टाकावं म्हणते ओझं नको मनावर. सांगूनच टाकावं म्हणते ओझं नको मनावर. आता तरी समज वेड्या प्रेम करते तुझ्यावर. This can rotate infinitely. Hello everyone, I am Sakshi Todkar from the ENTC branch and I am going to introduce my model for the paper craft activity. So this is my model. It's a chest of drawers and there is one storage compartment here. I used A4 size papers to make the drawers and this, and for this I used 15 cm square paper. For the inner cases I used 13.5 cm square paper. I used Fevicol to stick everything. I used the beads to open and close the drawers. I stitched them to the paper using a thread. And this model is useful to store pens, pencils, sketch pens, markers, and this compartment is useful to store small items like sharpeners, paper clips, staple pins. So this is my model. Thank you. तर ही स्टँडअप कॉमेडी नाही, ही सिट डाऊन कॉमेडी आहे. आणि आजचा माझा विषय आहे मेकॅनिकल डिपार्टमेंट आणि डिपार्टमेंटचे पोरं. तर मेकॅनिकल डिपार्टमेंट हे नाव जरी ऐकलं ना तरी डोळ्यासमोर एक चित्र उभं राहतं. एक वर्कशॉप आणि त्या वर्कशॉपमध्ये काम करणारे 50-60 पोरं. या चित्रात तुम्हाला पोरगी कुठेच बघायला भेटणार नाही. आणि ही आमची वस्तुस्थिती आहे आणि ही प्राचीन काळापासून चालत आलेली आमची परंपरा आहे. म्हणजे आमचे आजोबा, पणजोबा, खापर पणजोबा हे जेव्हा मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगची डिग्री घेऊन निघाले असतील ना तेव्हापासूनची ही स्थिती आहे. यात कधी सुधारणा झालीच नाही. आमच्या दुष्काळग्रस्त भागामध्ये कधी पाऊस पडलाच नाही, कधी हिरवळ झालीच नाही. आणि ही स्थिती मला कॉलेजला ॲडमिशन घेतल्यानंतर कळाली. खरं तर मी इंजिनिअरिंगला ॲडमिशन घेणार होतो हेही माझं फिक्स नव्हतं. 12वीचा निकाल लागला, CETचा निकाल लागला, तेव्हा भावाने विचारलं काय रे काय करायचं आहे. म्हटलं काही फिक्स नाही. तो म्हटलं काही कर पण इंजिनिअरिंग करू नको. म्हटलं अच्छा ठीक आहे, आता इंजिनिअरिंगच करायची. म्हटलं ठीक आहे, इंजिनिअरिंग करण्यात काही प्रॉब्लेम नाही, कॉम्प्युटर कर, IT कर, पण मेकॅनिकल करू नको. म्हटलं अच्छा ठीक आहे, आता मेकॅनिकलच करायचं आहे. तो म्हणे करू नको. म्हटलं करायचं आहे. तो नाही करू नको. म्हटलं करायचं आहे. म्हणे खड्ड्यात जा. म्हटलं ठीक आहे. 12वी लिस्ट लागली कॉलेजची तेव्हा स्वतःचं नाव बघून आनंद झाला. खरं दुःख याच्यानंतर सुरू झालं. लिस्टमध्ये बघितलं एकही पोरीचं नाव नाही. तेव्हा भाऊ येऊन म्हणतो कसा, और भाई आ गया स्वाद कैसी लगी. आता कळलं मेकॅनिकल का नाही म्हणत होतो ते.
खूप दुःखात होतो रे. मग देवासमोर जाऊन प्रार्थना केली. म्हटलं विद्यार्थ्या तू इतका कठोर का झालास? एका बाजूला कॉम्प्युटर IT च्या डिपार्टमेंटमध्ये 30-30, 40-40 पोरी पाठवतो आणि दुसऱ्या बाजूला आमच्या मेकॅनिकलच्या डिपार्टमेंटमध्ये नावापुरत्या 5-6 पोरी नाही. मग या मेकॅनिकल डिपार्टमेंटच्या पोरांनी कोणत्या डिपार्टमेंटच्या पोरींकडे बघावं रे? कदाचित देवाला माझ्या प्रार्थनेत थोडाफार सेन्स वाटला असेल. दुसऱ्या लिस्टमध्ये बघितलं 12 पोरींची नावं. त्या दिवशी कळालं आंधळा मागतो एक डोळा देव देतो 2 याचा नेमका अर्थ काय. आणि डिपार्टमेंटमध्ये पोरी असल्याचे ना वेगळेच फायदे आहेत. त्यातल्या त्यात पहिला फायदा म्हणजे निदान पोरी बघण्यासाठी तरी आम्ही कॉलेजला जातो रे. नाहीतर आमचा आणि कॉलेजचा संबंध म्हणजे RCB आणि IPL ट्रॉफी, आमचं कधी एकमेकांशी जुळलंच नाही. दुसरा एक फायदा म्हणजे पोरींकडून असाइनमेंट कॉपी करायला भेटतात. पोरं त्यातल्या त्यात मेकॅनिकलची पोरं म्हणजे नालायकांचेही बाप. म्हणजे सगळ्या डिपार्टमेंटचा मिळून जेवढा नालायकपणा होऊ शकत नाही ना तेवढा फक्त आमच्या डिपार्टमेंटमध्ये असतो. आम्ही कधी असाइनमेंट लिहित नाही, आम्ही पोरींकडून कॉपी करतो. आणि त्यातल्या त्यात मेकॅनिकलच्या पोरांबद्दल बोलायचं म्हटलं तर सगळेच नगिने. एकाला विचारलं भावा तुला तर 99% आले, तू मेकॅनिकलला काय ॲडमिशन घेतलं? तो म्हटला माझा ब्रेकअप झाले. म्हटलं हा कोई सेन्स है इस बात में? हा मैं तो नहीं लग रही. सगळेच नमुने हो. आणि आमच्यातनं नालायकपणा हा आमचा गुणधर्मच आहे. म्हणजे ॲडमिशन घेण्यासाठी आमच्यात नालायकपणा असावाच लागतो. तो आमचा एलिजिबिलिटी क्रायटेरिया आहे. ते आम्हाला कॉलेजला गेल्यावर कळालं. मेकॅनिकल डिपार्टमेंटसाठीचा त्यांनी एक स्पेशल फॉर्म दिला. यार म्हटलं याच्यात स्पेशल काय ते नंतर कळालं. पुढच्या पेजवर होतं नाव गाव पत्ता, 10वीचे मार्क, 12वीचे मार्क, CETचे मार्क. खरा फॉर्म सुरू होतो तो बॅक साईडपासून. तिथं प्रश्न होते आणि पुढे 2 कॉलम होते, हो किंवा नाही. प्रश्न क्रमांक 1 नालायक आहात का? मी तिथे सगळे उत्तर डिस्क्रिप्टिव्ह लिहून आलो. म्हटलं हो खूप, घरच्यांना विचारा. दुसरा एक प्रश्न हरामी आहात का? म्हटलं हो, मित्रांना विचारा. तिसरा एक प्रश्न लेक्चर्स कधी बंक मारलेत का? म्हटलं 2 वर्षात फक्त 2च लेक्चर्स केलेत. चौथा एक प्रश्न कॉन्फिडन्स आहे का? म्हटलं फडणवीसांनी अजित पवारांसोबत जेव्हा ती शपथ घेतली ना तेव्हा फडणवीसांमध्ये जेवढा कॉन्फिडन्स नसेल तेवढून जास्त कॉन्फिडन्स माझ्यात आहे. असे तिथं उत्तर लिहून आलो. सरांकडे फॉर्म सबमिट केला. सरांनी तो फॉर्म बघितला. सर म्हटले अरे तू तर मेकॅनिकल डिपार्टमेंटसाठीचा आयडियल स्टुडंट आहे, चल भावा चल, डिपार्टमेंट तुझीच वाट बघत होतं. असे आम्ही सगळे नमुने. आणि आमचे प्लॅन म्हणजे वेगळ्या लेवलचे. आम्ही इंजिनिअरिंग करतच नाही हो. आम्ही 4 वर्ष काय करतो ते आम्हाला माहिती. आमचे 4 वर्षाचे उद्योग काय आहेत? एकतर फोटोग्राफी, शायरी, कविता, स्टँडअप किंवा मग बिझनेस. त्यातल्या त्यात आमचे बिझनेस म्हणजे अलग नेक्स्ट लेवलचे. म्हणजे कॉलेजच्या बाहेर चहाची टपरी टाकणे किंवा कॉलेजच्या बाहेर झेरॉक्सची दुकान टाकणे, हे असे आमचे प्लॅन वेगळ्या लेवलचे. त्यात बाकीच्या डिपार्टमेंटचे विचार तिथं संपतात ना, तिथून आमचे डिपार्टमेंटचे विचार सुरू होतात. म्हणजे हल्लीच आमचा एक नवीन ताजा एक प्लॅन बनला होता. कॉलेजला जवळपास आमचे 60 वर्ष झालेत. सगळ्या इमारती जुन्या, नवीन इमारती कॉलेजमध्ये एकही नाही. तर कॉलेजला सांगून तर काही कॉलेज नवीन इमारत बांधणार नाही. मग कॉलेजला नवीन इमारत बांधायला लावायची कशी? तर आमचा एक प्लॅन झालेला की कॉलेजला बॉम्ब निवडू, सगळ्या इमारती पाडू, म्हणजे नवीन इमारती उभारतील. पण नाही, आम्ही तो प्लॅन थोडा पोस्टपोन केला. म्हटलं नाही, 4 वर्ष थांबू, डिग्री घेऊ, नंतर बॉम्ब निवडू ना. आम्ही आमचा स्वार्थ नाही बघितला रे, आम्ही भविष्याच्या पिढीचा स्वार्थ बघितला. म्हटलं पुढच्या जी पिढी येईल त्यांना नवीन इमारतीत राहायला भेटलं पाहिजे, शिकायला भेटलं पाहिजे. आम्ही आमचा स्वार्थ नाही बघितला. तर अशा लेवलचे आम्ही मेकॅनिकलचे पोरं आणि आमचं डिपार्टमेंट. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विक्रम है. हम सब सोचते हैं कि लॉकडाउन ने हमें क्या बदलाव लाया है. देखिए मेरा आउटफिट, साला पूरे पर्सनैलिटी का ढांचा ही ख़राब कर दिया है इस लॉकडाउन ने. तो चलो हम टॉपिक पर आते हैं. एक बार एक लड़की ने मुझे कैफ़े जाने के लिए इनवाइट किया. यार एक बात समझ में नहीं आती, हम बचपन से टपरी पर चाय पीते थे और अब हम चाह रहे थे कैफ़े में. तो चलिए एक अच्छा था, लड़की भी साथ में है, कैफ़े भी जाने मिलेगा. बहुत खुश था मैं. तो जैसे ही मैं अंदर चला गया कैफ़े में, एक ठंड हवा मेरे मन को आके प्रफुल्लित कर गई और मुझे लगा कि भगवान भी मेरी मदद करेगा अब इस लड़की से सेटिंग करने में. तो बाद में मुझे पता चला कि वो AC ख़राब हो गया था, इसलिए उसकी हवा एकदम तेज़ आ रही थी. तो मुझे कुछ समझा नहीं. फिर बाद में हम जाके कुर्सी पर बैठ गए. उधर ना कुछ अलग अलग डिज़ाइंस के कप्स रखे हुए थे, तो मुझे बहुत पसंद आए, इसलिए मैं उसे देखता रहा. उसके बाद उस लड़की ने मुझे पूछा कि क्या लोगे. तो मैंने हमारा लड़कों का वो जेंटलमैन टाइप वाला आंसर्स बोला, कुछ भी चलेगा. तो उसने कहा ठीक है. तो उसने 2 कैपेचिनो का. मैंने कहा कुछ गाली तो नहीं दे रही है मुझे. तो उसने कहा कि क्या देख रहे हो तुम. चलो ठीक है. तो उसने बोला कि फिर से बोला 2 कैपेचिनो. पता नहीं मैंने क्या सुना, मुझे लगा कि 2 कप चुनो. तो मैंने कहा हाँ, एक ये वाला और एक ये वाला. प्यार भरे चेहरे पर ना एक अजीब सा क्वेश्चन मार्क था कि किस पागल के साथ ये पाला पड़ा है मेरा, पागल कहीं का. तो उसके बाद उसने ऑर्डर कैंसिल कर दिया. ठीक है चलो. तो उसके बाद उसने कहा कि ग्रीन टी ऑर्डर करते हैं. पता नहीं क्यों मुझे कहा हाँ ये मुझे मालूम है, ग्रीन टी सबको मालूम होती है, पर पता नहीं ये टी के आगे ग्रीन क्यों लगाया है. शायद नीम का पत्ता या फिर तुलसी डालते होंगे उसमें. चलो ठीक है. तो वेटर आया, उसने ऑर्डर लेकर आया और ग्रीन टी थी उसमें. तो मुझे इम्प्रेस करना था उस लड़की को. तो मैंने कहा भाई साहब इसमें कुछ गिर गया है. तो वो वेटर आया और बोला क्या साहब क्या गिर गया है. तो मैंने ना उसमें टी बैग निकाला और कहा ये गिर गया है. पता नहीं यार वो वेटर हंसने लगा
तो मैंने उस लड़की की तरफ भी देखा, वो भी हंसने लगी। तो क्या गड़बड़ हो गई यार, बहुत ही ब्लूपर बच चुका है इसके सामने। तो मैंने कहा अब तो इसको इम्प्रेस करके रहूँगा, ठीक है। तो चलो, इसके बाद मैंने एक सिप पी ग्रीन टी की। मैंने उस वेटर को वापस बुलाया, अरे समझता नहीं क्या तेरे को, हर बार तुझे समझाना पड़ता है, इस टी में चीनी और दूध कौन डाले? तो मैंने कहा कि ग्रीन टी में तुम दूध और चीनी नहीं डालते? तो उसने कहा नहीं, एक्चुअली आई एम लैक्टोज मैल एब्जॉर्प्टेड। मैं ऐसे ही देखता रहा उसकी तरफ। उसके बाद मुझे कुछ समझा नहीं, इसलिए मैं टेबल के नीचे चला गया और गूगल पे टाइप करने लगा कि इसका मतलब क्या होता है। तो पता नहीं यार, वो गूगल वाली आंटी बोली कि स्पेलिंग तो ठीक से डाल नालायक, और वो ऑडियो वॉइस में था, इसलिए मेरा फिर से उसके सामने ब्लूपर बच गया। तो उसके बाद ना बिल का टाइम आ गया। तो मैंने सोचा था लड़की साथ में है तो 20-20 रुपए का कुछ चाय या कॉफ़ी लेंगे और 10-10 के 2-2 समोसे, तो करीब बिल जाएगा 80 रुपये तक, और कुछ एक्स्ट्रा लोगे तो 20 रुपये ज़्यादा। इसलिए मैंने सोच समझकर 100 की एक नोट और 50 की एक नोट ली, 150 रुपये लेके चला गया था मैं। बिल आया तो उस पर लिखा था 969 रुपीज़। तो मैं एकदम ब्लैंक हो गया, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे थे ही नहीं पहले तो उसके बाद मैं बोला कि वेटर को ये 31 रुपये की छोड़े, ये भी ले लेता 1000 रुपये राउंड फिगर। तो उसने बोला कि सर ये वैसे ही वो 30 रुपये मेरे जेब में रहने वाले, तू भग यहाँ से, तुझे अब कुछ नहीं मिलेगा, तू भग। तो उसके बाद मैं अपने दिमाग में कैलकुलेट ही कर रहा था कि और कितने दिन मुझे बर्तन मांजने पड़ेंगे। तभी वो लड़की बोली थी कि डोंट वरी, आई हैव मनी, आई शैल पे। तो उसके बाद मेरी जान हाथ में आ गई और मैं बच गया। थैंक यू। तो hello everyone, myself Samat Netke, I am from first year electrical and that's it, that's all about me. I am nothing to say much. So हाँ, अपनी वो जनरेशन, लाइक हमारी वो जनरेशन है जिसने इंटरनेट का इवोल्यूशन और ग्रोथ एक्सपीरियंस किया है, लाइक हमने विटनेस किया है उसे, राइट। कि पहले ज़माने में भी नहीं, 2-3 साल पहले कि 20 रुपये का स्क्रैच कार्ड आता था, मुझे स्क्रैच करके 20 MB में 2 दिन चला लेते थे। आज हमें 2 GB भी आधे दिन भी हम नहीं टिका पाते। तो ये ऐसा, और इस जो डाटा का यूजेज इतना बढ़ गया है, उसमें एक मेजॉरिटी कंट्रीब्यूशन है सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया काफ़ी सारे, और उनमें से मैक्सिमम तो यार फेसबुक के पास ही मार्क जुकरबर्ग लेके बैठा है उसे, ठीक है। लेकिन सोशल मीडिया के आज मैं कुछ प्राणियों के बारे में बात करने जा रहा हूँ। सो प्राणी में उन्हें जानबूझ के बोल रहा हूँ, आप समझ जाएंगे। सो पहले प्राणी है वो जिन्हें कूल बनने की चुल है। कूल बनने के लिए किसी भी हद तक चले जाएंगे, लाइक अपने नाम अजीब अजीब रख लेंगे अपने बायो में, जो उन्हें लैंग्वेज आती नहीं है उसी के भी कोट्स डाल देंगे, फ्रेजेस डाल देंगे। सो बस मैं उन्हें ये पूछना चाहता हूँ, यार तुम्हारा ग्रीन कार्ड तो लग गया होगा, राइट, क्योंकि तुम्हें अपने कल्चर से बारे में ज़्यादा उनके कल्चर के बारे में पता है। लाइक हमेशा उसमें इंडल्ज रहते हैं, ये वो हमेशा उसी के बारे में बातें करें, उसी एसेंट में बातें करेंगे। सो ये एक कैटेगरी हो गई। दूसरी हो गई वो जो इंस्टाग्राम पे मैच्योरिटी दिखाते हैं। मैच्योर होते नहीं, वो बस दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा, आई थिंक सो, अगर ये कोई टीचर देख रहा है तो आई एम नॉट श्योर कि आप सोशल मीडिया के साथ इतने फ्रेंडली हो कि नहीं, लेकिन इसी है कैटेगरी की कसं है ना शेट, ये ऐसा एक डायलॉग स्टार्टिंग में बोल देंगे, और कोई भी बेसिक डायलॉग बोल देंगे, कोई भी, लाइक कसं है ना शेट जपून रहा, इतना भी बोल देंगे, पीछे पूरा बैकग्राउंड चेंज, गाना चेंज, बैकग्राउंड म्यूजिक चेंज, एकदम जोशीला म्यूजिक, और उनके मिलियंस में फॉलोअर्स हो जाते हैं सच में। लाइक हम यहाँ पे मीम्स बना रहे हैं, हम जोक्स बना रहे हैं, हमारे लाइक 150-200 पोस्ट्स हो गए, लेकिन 500 के ऊपर क्रॉस नहीं जा रहा है हमारा आंकड़ा, और इनके इतने हो गए। सो ये काफ़ी चुभने लायक बात है। कंटेंट अपना मेन बाद में है, मैं जिसके बारे में बात करने जा रहा हूँ, ये तो बस अपना इंट्रोडक्शन है। सो लेकिन फिर भी इतना सोशल मीडिया ने अपने लाइफ को इम्पैक्ट किया हुआ है, लेकिन फिर भी बचपन में फेरी टेल्स सबने पढ़ी होगी, राइट। अगर फिर भी पढ़ी नहीं, लेकिन टीवी में देखी होगी या फिर सुनी होगी कहीं ना कहीं से, राइट। सो मेरा बस ये है कि आई थिंक वो फेरी टेल्स वेर फुल ऑफ मिसोजिनी, लाइक हमेशा लड़कियों को कम दिखाना या फिर लड़कियों को लेस पावरफुल दिखाना, इन सारी चीज़ों से भरी हुई थी। फॉर एग्जाम्पल ब्यूटी एंड द बिस्ट, सबको पता है, लाइक वो खूबसूरत सी लड़की और राक्षस के प्यार में गिर जाती है और ये हो जाता है, प्यार हो जाता है, उनमें शादी हो जाती है, वो सब ठीक है। तो और यू नो उनका जो राइटर्स थे उन्होंने खुद ये कन्फेस किया है कि उनका इंटेंशन ये नहीं था कि हर कोई प्यार करने लायक है। उनका इंटेंशन ये था उस लिखने के बारे में, लिखने के पीछे, कि अगर तुम अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानोगे तो तुम्हें एक दिन किसी राक्षस से शादी करनी पड़ेगी। ये उनका इंटेंशन था।
ये और एक आपने सुना होगा शायद सिंड्रेला के बारे में। सिंड्रेला से पहले रूपांजल पता है उसके बाल लंबे थे, उसको ज़िंदगी भर कैद करके रखा था उसके घर वालों ने, क्योंकि उसके पास बाल लंबे, उसके बालों में मैजिक पावर था इसलिए। तो ये भी अगेन एक मिसोजिनी का केस है। लेकिन मेरा फेवरेट वो है सिंड्रेला वाला, क्योंकि सिंड्रेला की घर वालों ने ज़बरदस्ती उससे यार नौकरानी की तरह काम करा के लिया, ये वो। फिर बाद में उसके लाइफ में एक राजकुमार आया, राइट। राजकुमार आने के बाद उसकी इससे ज़िंदगी कलरफुल हो गई थी काफ़ी ज़्यादा। लेकिन सपोज सिंड्रेला आज के जनरेशन की लड़की हुई थी और उसके राजकुमार ने उसे किस किया था, राइट, नींद में किस किया था वो भी। और अगर उसने राजकुमार ने किस कर लिया होता तो सिंड्रेला उस पर केस ठुक चुकी होती कि यार मैं तो नींद में थी। और आजकल फेमिनिज्म का बुखार सबके पास चढ़ा है, राइट। तो मैं तो मतलब मेरे कंसेंट के बिना मुझे किस किया है और केस कर दी थी सिंड्रेला और उसका राजकुमार ज़िंदगी भर जेल में पड़ा रहता। सो इससे हमें ये सीख मिलती है, लड़कों को ये सीख मिलती है कि कभी लड़की के कंसेंट के बिना कुछ नहीं करना चाहिए, ज़बरदस्ती हो जाती है। अगर उसने पुलिस कंप्लेंट कर दी तो यार केस हो सकता है, तुम जेल जा सकते हो, करियर बर्बाद हो सकता है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और इसके 2 रीज़न है। हाँ, ये दूसरा रीज़न हो गया। पहला रीज़न ये है कि सिंड्रेला इमेजिनरी थी इसलिए वो खूबसूरत थी। इन रियल लाइफ आपको भी पता है लड़कियाँ कैसी दिखती है, ठीक है। और लड़कियों को इससे ये सीख मिलती है कि अगर कोई लड़का उन पर ज़बरदस्ती कर रहा है या उनके कंसेंट के बिना कुछ कर रहा है तो हो सकता है कि वो उनका राजकुमार हो ऐसा तो ऑब्वियसली नहीं होगा, बट बस ये एक फेमिनिज्म का बुखार आज के दिन में चल रहा है। तो आई थिंक मेरे 4 मिनट्स कंप्लीट हो गए, तो मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। शायद मैं अगले राउंड में क्वालिफाई हो गया तो मैं वहाँ पे बताऊँगा। ओके, बाय, थैंक यू। दुविधा मेरी सब जग जा
परवाना ओ जालिमा, ओ जालिमा, जो तेरी खातिर तड़पे पहले से ही क्या उसे तड़पाना ओ जालिमा, ओ जालिमा। अठारह बरस की कवारी गली थी, घूंघट में मुखड़ा छुपा के चली थी। 18 बरस की कवारी गली थी, घूंघट में मुखड़ा छुपा के चली थी। हंसी गोरी चले के खेत में, कोई चोरी चले के खेत में। पहले तो जुल्मी ने टुकड़ी कलाई, फिर उसने चुपके से उंगली दबाई। पहले तो जुल्मी ने पकड़ी कलाई, फिर उसने चुपके से उंगली दबाई। चोरा चोरी चने के खेत में, कोई चोरी चने के खेत में। मेरे आगे पीछे शिकारियों के घेरे, बैठे वहाँ सारे जवानी के लुटेरे। मेरे आगे पीछे शिकारियों के घेरे, बैठे वहाँ सारे जवानी के लुटेरे। हाय मैं हारे पुकार के, यहाँ वहाँ देखी निहार के, यहाँ वहाँ देखी निहार के। जो बनते चुनरे गिरा के चली थी, जो बन पे चुनरी गिरा के चली थी, हाथों में कंगना सजा के चली थी। चूड़ी टूटी चने के खेत में, जोरा जोरी तौबा मेरी तौबा निगाहें न मिलाऊं, ऐसे कैसे सबको कहानी मैं बताऊं। तौबा मेरी तौबा निगाहें न मिलाऊं, ऐसे कैसे सबको कहानी मैं बताऊं। क्या क्या हुआ मेरे साथ रे, कोई भी तो आया ना हाथ रे, कोई भी तो आया ना हाथ रे। लहंगे में गोटा चढ़ा के चली थी, लहंगे में गोटा चढ़ा के चली थी। बालों में गजरा लगा के चली थी। बाली टूटी चने के खेत में, जोरा चोरी चने के खेत में। 18 बरस की कवारी गली थी, घूंघट में मुखड़ा छुपा के चली थी। हंसी गोरी चने के खेत में, हुई चोरी चने के खेत में। पहले तो जुल्मी ने पकड़ी कलाई, फिर उसने चुपके से उंगली दबाई। जोरा जोरी
आंख मिला के पूछे हाय हाउ यू, हाथ मिला के पूछे हाउ डू यू डू, आंख मिला के पूछे हाय हाउ यू, हाथ मिला के पूछे हाउ डू यू डू। स्टाइल पे उसकी, स्माइल पे उसकी, हाय तबीयत बड़की शहर की लड़की। लड़की। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो से हम सीखने वाले हैं हाउ टू डेवलप कम्युनिकेशन स्किल्स। अरे प्रिया, क्या हुआ? तुम आज बहुत अपसेट लग रही हो। आज मेरे स्कूल का पहला दिन था, मुझे इंट्रोडक्शन देना था। क्या तुमने दिया इंट्रोडक्शन? नहीं दिया, मेरी इंग्लिश खराब है। मैं एक भी सेंटेंस इंग्लिश में बात नहीं कर पाती हूँ। अरे इसमें रोने वाली क्या बात है? मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे डेवलप करें कम्युनिकेशन स्किल्स। सचमुच तुम मुझे बता दोगे? हाँ, सबसे पहले ध्यान में रखना, लिसनिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। हम कुछ भी लिख सकते हैं इंग्लिश में बट बोल नहीं पाते। ये मुझे भी पता है। मेरी इंग्लिश फ्लुएंट हो, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? तुम डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ सकती हो, नॉवेल्स पढ़ सकती हो, आर्टिकल्स पढ़ सकती हो। जब तुम न्यूज़पेपर पढ़ने बैठोगी तब मुश्किल वर्ड्स डायरी में लिख लेना। ये काम तुम डेली करना, इससे तुम्हारी वोकैबुलरी अच्छी हो जाएगी। यह मैं आज से स्टार्ट करूंगी। इसके साथ साथ ध्यान में रखना, रीडिंग एंड राइटिंग भी इम्पोर्टेंट है। ओके। लिसनिंग स्किल्स अच्छी करने के लिए तुम इंग्लिश वेब सीरीज, इंग्लिश मूवीज देख सकती हो। मैं आज से ही स्टार्ट करूंगी। प्रैक्टिस के लिए डेली तुम 5 मिनट कोई भी सब्जेक्ट पर बात कर सकती हो इंग्लिश में। ओके। मुझे जितना पता था मैंने बता दिया। थैंक्स। चलो अब मैं चलती हूँ, मेरी माँ का फोन आ गया है। बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। This movie is nice, son. You can see with me. Yeah, Dad, let's play fast. Want some popcorn, Dad? Yeah, sure. It increases the excitement in movie. Finally, it's being started. I am too much excited, my boy.